तो ऑफिस आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी माइंड से जनरेट हुई है, ये इसके लिए आपको राइट्स मिलती है। तो ये टोटल हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम देख सकते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। टेंजिबल का मतलब जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कार हो गया, हाउसेज हो गए, तो ये भी प्रॉपर्टीज है, बट देर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंटेंजिबल, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो ये क्रिएशन ऑफ माइंड हो गया। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो पहला मैंने बताया कि कोई एक इन्वेंशन जो हमने क्रिएट कर दिया, जैसे कि मोबाइल अभी के टाइम में सबके पास होता है, अपग्रेडेड मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं। अब क्या हो रहा है, डे टू डे हर 6 मंथ्स में वो मोबाइल अपग्रेड्स होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो वो हो गया इन्वेंशन। उसके बाद फिर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, कोई पोएट्री लिख दी या फिर कोई पेंटिंग बना दिया जो कि बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नई है, तो वो हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट। डिजाइन कोई बना दिया, जैसे कि बॉटल का कोई एक यूनिक डिजाइन जिसने बना दिया, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है। सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस, ये सब ट्रेडमार्क होते हैं, जो कि कोई भी कंपनी देखते होंगे आप लोग, तो उस कंपनी का एक पर्टिकुलर लोगो होता है या फिर डिजाइन सिंबल होता है, तो उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट का एक टाइप माना जाता है, जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कितनी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं? तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेटेंट्स। अब फार्मेसी का कॉलेज है, तो उसके लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेटेंट ही होता है, क्योंकि फार्मेसी में क्या होता है कि मिक्सचर कर करके कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो नए प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है, वो सब पेटेंट्स के रजिस्टर होते हैं। ये इन्वेंशन के लिए रजिस्टर होता है। इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो प्रोडक्ट हो या फिर प्रोसेस हो। प्रोडक्ट का मतलब कि हमने कोई कॉम्पोजिशन यूज किया और सपोज एक नया मेडिसिन बना दिया, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए पेटेंट हम लोग फाइल कर सकते हैं, और अगर वो यूनिक है और उसमें इन्वेंटिव स्टेप है तो उसको पेटेंट ग्रांट हो सकता है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट पेटेंट। दूसरा हो गया प्रोसेस पेटेंट, हमने उस प्रोसेस को ही रजिस्टर करवाना है जिसमें हमने डिफरेंट कॉम्पोजिशन को मिक्स किया। वो प्रोसेस ही अगर हमारा यूनिक है तो उसको भी हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं और उसको बोलेंगे हम प्रोसेस पेटेंट। फिर आता है डिजाइन। तो डिजाइन दिया जाता है रजिस्ट्रेशन किसी शेप के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए या पैटर्न के लिए। शेप मतलब आपके पास अगर पानी की बॉटल होगी, आप देखोगे तो उसका कुछ ना कुछ शेप होगा जो कि आपके आईज को एक लुक एंड फील देता होगा, तो वो प्रॉपर्टी को हम डिजाइन में रजिस्टर कराते हैं। तो वो एक एग्जांपल मैंने दिया कि बॉटल का शेप, ऐसे किसी भी चीज को आप देखो, मोबाइल आप देखो, उसका भी कुछ एक शेप होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वो भी डिजाइन ऑप्शन होगा, तो वो भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन में आता है। फिर ट्रेडमार्क्स हैं। ट्रेडमार्क्स कोई भी कंपनी यूज करती है, जैसे आप मोबाइल फोन देखेंगे तो उसमें कुछ एक लोगो होगा, तो वो लोगो क्या आइडेंटिफाई करता है यूजर के लिए। सपोज मैं तो मोबाइल फोन देखता हूँ, उसमें कोई लोगो पाता हूँ, तो उसको देख करके मैं समझ जाऊँगा कि ये लोगो इस कंपनी का है, मतलब इस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है, ये यूजर को आइडेंटिफाई करने में वो लोगो मदद करता है, और वो लोगो को बोलते हैं ट्रेडमार्क। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जिसको जीआई टैग बोलते हैं। तो जीआई टैग दिया जाता है किसी ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी महत्वता है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय पत्ती होती है, तो वो दार्जिलिंग के एरिया में ही उसकी इंपॉर्टेंस है उस चाय पत्ती की, तो उसके जो भी उसको राइट्स मिलते हैं उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं। फिर आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक या फिर लिटरेरी वर्क, जैसे मैंने बताया आपको, पेंटिंग कोई हो गई या फिर कोई पोएट्री हो गई या फिर म्यूजिक का कुछ कॉम्पोजिशन हो गया, तो ये सब चीज़ें रजिस्टर करानी होती है हमको कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर लास्ट आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। अब ये राइट अभी हाल में ही ऐड हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, जैसे कि 5G आया, पहले 4G था, उससे पहले 3G था, तो ये हर 5-6 साल में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए होंगे, उस हार्डवेयर में कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए होते हैं, तो वो जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर लेआउट होता है, उस लेआउट के रजिस्ट्रेशन को हम सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन में रजिस्टर कराते हैं।
तो ये हो गई हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप। इसी को हम आगे डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचनी है तो उस प्रोडक्ट में आप आएंगे कि सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें अवेलेबल हो गए। जैसे ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट में मोबाइल फोन में आपको सारे जितने भी अभी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के टाइप देखे, जैसे पेटेंट देखा, डिजाइन देखा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, तो ये सारे इसमें अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी मोबाइल फोन है तो इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल फीचर्स जाहिर सी बात जरूर होगा। तो ये टेक्निकल फीचर जो भी होता है ये आता है पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। अब इस मोबाइल फोन का कुछ डिफरेंट डिजाइन आपको दिख रहा होगा, कर्वी लुक है, तो वो कर्वी लुक जो है वो डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर होगा, वो डिजाइन हो गया। उसके बाद फिर ट्रेडमार्क। अब देखिए सैमसंग लिखा हुआ है इसमें, सैमसंग क्या है, कुछ डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, तो ये सैमसंग की इस कंपनी का ट्रेडमार्क है। मतलब इसको देखते ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर इसका सैमसंग है, तो ट्रेडमार्क इसमें आ गया। कॉपीराइट कैसे आएगा? सपोज आपको मोबाइल फोन ऑर्डर किया, मोबाइल फोन आपके घर पे डिलीवर हो गया, उसके साथ में यूजर मैनुअल होता है मोबाइल फोन को ऑपरेट कैसे करना है, तो वो यूजर मैनुअल में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कॉपीराइट में रजिस्टर कराते हैं, कॉपीराइट हो गया। फिर उसके बाद SICLD सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। अब नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन में मोबाइल के नीचे एक पूरा लेआउट बना हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, तो ये लेआउट को हम रजिस्टर कराते हैं SICLD। तो सारे के सारे इसमें सिंगल प्रोडक्ट में आपको सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आप कोई सा भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट उठा करके देखिएगा अपने आसपास, तो उसमें सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें अवेलेबल हों। वही चीज मैंने आपको बताया, सैमसंग ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन में आपका इसका शेप कैसा है स्क्रीन का, तो ये डिजाइन हो गया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोड्यूस कैसे होती है, क्या क्या मिनिमम चीजें लगती हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तो ऑब्वियस चीज है कि ब्रेन चाहिए होगा, जब ब्रेन से जनरेट होती है प्रॉपर्टी तो ब्रेन की जरूरत होती है, तो ब्रेन हो गया। उसके बाद रिसोर्सेज, अब हमारे पास कोई आइडिया आया, उस आइडिया को हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा आइडिया आता है जिसको हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर रिसोर्सेज भी यूज करें तो हम उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं, तो बताते हैं हमारे ये आइडिया है, इस आइडिया को लेकर के आप कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, बनाइए, उसके बदले में कंपनी उनको रॉयल्टी देगी। तो रिसोर्सेज का क्या यूज है वो आप समझ सकते हैं यहाँ से। फिर लेबर जाहिर सी बात है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये तीन चीजें जब मिलेंगी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डेवलपमेंट। यूटिलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने बना ली, मतलब आपके माइंड से कुछ एक आइडिया आ गया, आप ऑफिस गए, इंडियन पेटेंट ऑफिस, वहाँ पे जाकर के आपने रजिस्टर करा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी और को भी लाइसेंस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़े तो आप किसी थर्ड पर्सन को लाइसेंस दे सकते हैं, मतलब परमिशन दे सकते हैं कि उस आइडिया को यूज करें, या फिर असाइन कर सकते हैं। असाइन का मतलब कि आपने पूरे पूरे अपने राइट्स किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो लाइसेंस और असाइन हो गया। फिर फ्रेंचाइजी, मतलब आपने अपने आइडिया से कुछ प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर आउटलेट में सेल कर रहे हैं, वो आउटलेट बहुत मशहूर हो गया, तब क्या करेंगे आप, बहुत सारे आपके पास रिटेलर्स आएंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप उनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, अलग अलग आउटलेट्स बन सकते हैं, उसमें आपके प्रोडक्ट्स जो कि आपके आइडिया से रिलेटेड है उसको आप सेल करवा सकते हैं। ओन यूज, मतलब आप खुद के यूज के लिए यूज कर सकते हैं उसको, जैसे कि अगर आइडिया बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो आप उसको पर्सनल यूज में ला सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों से आपकी क्या होगी, अर्निंग होगी, एक तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट्स होगा, तो उसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में पेटेंट्स के बारे में, पेटेंट्स क्या होता है, व्हाट इज पेटेंट।
Patent is a statutory right for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the government in exchange of full disclosure of his invention for excluding others from making, using, selling, importing the patented product or process. इस वर्ड का मतलब क्या है? तो पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब ऐसी राइट जो कि सिर्फ जो भी अप्लाई करेगा सिर्फ उसको दिया जाएगा। और स्टैट्यूटरी का मतलब ये बाय द लॉ दिया जाता है। मतलब ये ऐसा बात है कि अक्रॉस द नेशन आपको वैलिड रहेगा और अगर कहीं चेंज होता है तो आप उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। देखिए बाय लॉ आपको राइट दिया जाएगा। ये जो पेटेंट है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रांट होता है। तो पेटेंट 20 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है। 20 ईयर्स तक आपके लिए उसके आपके पास प्रोटेक्शन होगा। 20 ईयर्स के बाद में वो पेटेंट ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा। ये पेटेंट मिलेगा कैसे? तो आपको ऑफिस को अपनी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपका आइडिया है उसको प्रॉपर ड्राफ्ट करिए पेपर में। अगर कुछ मॉडल मांगा जाता है तो ऑफिस से मॉडल लीजिए। मतलब आप फुली आप अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज करेंगे तब इंडियन पेटेंट ऑफिस आपको राइट ग्रांट करेगा 20 साल के लिए। और जब राइट मिल जाएगी तो राइट के बाद क्या होगा? आप किसी और को थर्ड पर्सन को यूज करने से रोक सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर वो यूज करते हैं तो आप कोर्ट में जाकर के इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं। पेटेंट इज अ टेरिटोरियल एंड एक्सक्लूसिव राइट। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि पेटेंट जो राइट मिलेगी वो आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेगी। आप अगर इंडिया के बाहर देखते हैं कि कोई आपका प्रोडक्ट को मिसयूज कर रहा है तो आप उसको इंफ्रिंज नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा कि आपका पेटेंट का राइट वहाँ पर भी अगर है अवेलेबल तो ही इंफ्रिंज कर सकते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में सपोज आपकी कंपनी है, उसका बिजनेस इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हर देशों में जहाँ बिजनेस है वहाँ पेटेंट को देना पड़ेगा। टर्म ऑफ पेटेंट इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ फाइलिंग का मतलब जिस दिन आप अपने इन्वेंशन को फुली डिस्क्लोज करेंगे इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास में, तो वो फुली डिस्क्लोजर की जो डेट होगी वही डेट ऑफ फाइलिंग होगी। और उसी डेट ऑफ फाइलिंग से 20 साल के लिए आपको पेटेंट राइट ग्रांट करेगा। फेमस इन्वेंटर और इन्वेंशंस देख सकते हैं आप लोग। फेमस इन्वेंशंस कौन है और उनके इन्वेंटर्स कौन है? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ इन्वेंट किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन इन्वेंट किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन इन्वेंट किया। लुई पास्चर ने रेगुलर कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वेंट करी गई हैं सब का पेटेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है। बेसिकली इन्वेंशन है, ये बहुत ही यूनिक इन्वेंशन है। क्रिकेट को आया इंडिया में सभी लोग देखते हैं, सबको इंटरेस्ट होगा। तो उसमें क्रिकेट में क्या है कि जैसे ही बॉल स्टंप को टच करेगी इस इन्वेंशन में बेल्स हवा में जाएंगे और उनमें लाइन ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? अंपायर को डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ये भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसको ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने रजिस्टर कराया है। अब वो साइंटिस्ट ऐसे थे कि वो इंडिविजुअल हम और आपकी तरह थे, तो उनके पास मैन्युफैक्चर करने के कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने किसी कंपनी को ये राइट ट्रांसफर कर दिया। अब वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है हर प्रोडक्ट का कुछ शेयर उस इन्वेंटर को जाता है। ये फेमस इंडियन इन्वेंशन है जो कि इंडिया में इन्वेंट हुए हैं। यूएसबी केबल जो होता है उसको पेनड्राइव बोलते हैं। इसका इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ है जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई स्टोरेज पोर्टेबल रखना है, एक जगह से दूसरी जगह आपको कुछ मूव करना है स्टोरेज के फॉर्म में, तो आप पेनड्राइव का यूज कर सकते हैं। ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो कि इन्वेंट हुई इंडिया में, इसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही हुआ। नेक्स्ट आता है डिजाइन। तो डिजाइन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी डिजाइन के लिए रजिस्टर किया जाता है। तो डिजाइन के लिए होता है एस्थेटिक व्यू या फिर कुछ लुक एंड फील जो कि आइज को होता है, उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। तो डेफिनेशन देख सकते हैं आप। डिजाइन द फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर्स applied to any article whether in 2-dimensional or 3-dimensional or in both forms by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical separate or combined between the finished article appeal to us solely judged by the eye। मतलब आपकी आइज को जो कैसा दिखता है प्रोडक्ट वो ही एक डिजाइन का सब्जेक्ट मैटर है। आप ये मोबाइल पर देखिए तो उसका डिजाइन में कुछ यूनिक होगा, जैसे आपकी आइज को अपना ही जाता है तो वो डिजाइन का सब्जेक्ट मैटर है।
अब डिजाइन का रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है। पेटेंट का जैसे हम लोगों ने देखा था कि 20 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और डिजाइन में 10 साल के लिए होता है, और ये 10 साल को हम 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, टोटल 15 ईयर्स के लिए। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग डिजाइन के, जिसमें कुछ सोफा सेट है, उसका कुछ पर्टिकुलर डिजाइन होगा, वॉच है, वॉच का कुछ यूनिक डिजाइन होगा, कार का डिजाइन, ये सब चीजें डिजाइन ऑफ एन आर्टिकल में ओनली डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये डिजाइन ऑफ बॉटल्स, बॉटल्स के अलग अलग डिजाइन है, तो आप देख सकते हैं कैसे ये बॉटल जो कोका कोला की बनाई हुई है, तो ये कैसे जैसे अपग्रेड हुआ है। पहले की बॉटल्स कैसी थी, अब की बॉटल्स कैसी है, हर एक बॉटल की शेप में देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड करता है उस बॉटल के डिजाइन को, और उसी पर डिजाइन ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स, सेट के लिए भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता है। सेट का मतलब इंडिविजुअल वो चीज़ नहीं अवेलेबल है, तो सेट शूज हो गए, शूज हमेशा सेट में अवेलेबल होता है, सोफा हो गया, सोफा हमेशा सेट में अवेलेबल होता है, एक्ट्रेस का डिजाइन सेट में अवेलेबल होता है, तो उनका भी जो डिजाइन होगा अगर यूनिक है तो उसको रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका कैसे है, अगर आपके पास कुछ आइडिया नया डिजाइन और डिजाइन किया आपने कम्युनिकेशन ऑफिस का एप्लीकेशन डाल दिया, ऑफिस उसको एनालाइज करेगा, सर्च करेगा, अगर कुछ वैसा मिलता जुलता या फिर सिमिलर अगर अक्रॉस द ग्लोब नहीं मिलता तो आपको रजिस्ट्रेशन का उसमें डिजाइन नंबर मेंशन होगा, किस डेट में रजिस्टर हुआ वो मेंशन रहेगा, एप्लीकेंट का नंबर वो मेंशन रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेंट प्रॉपर यूज करते हैं, कंपनी नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिफाई, ये हेल्प करता है यूजर्स को आइडेंटिफाई करने में कि इनका मैन्युफैक्चरर या फिर ओरिजिनेटर कौन है। डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ट्रेडमार्क इज अ मार्क adopted for distribution in the course of trade negotiation services of one trader from those of others. आप मोबाइल फोन यूज करेंगे तो उसमें सपोज आईफोन है किसी के पास, तो उसमें एप्पल का लोगो होगा, तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एप्पल कंपनी ने बनाया है। डिफरेंट मोबाइल फोन के अलग अलग डिफरेंट लोगोस हैं, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडमार्क का, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो तो हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक मकसद होता है कि एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करना। क्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब कि अगर सपोज हम आईफोन देखते हैं उसमें हमको लोगो दिखता है एप्पल का, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, तो एक गुडविल बनाने में भी ये ट्रेडमार्क की मदद मिलती है। क्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट का क्रिएशन होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब कि अगर कोई और यूज कर रहा है सेम लोगो को, तो हम मार्केट में अगर हमें अवेलेबल मिलता है कि कोई हमारे लोगों को यूज कर रहा है तो हम उसको इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस है आपकी ट्रेडमार्क्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क्स, क्या क्या चीजें ट्रेडमार्क्स में कवर होती है उनको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क्स। तो जैसे प्रोडक्ट मार्क्स होता है, अभी हमने फोन देखा था उसको सैमसंग लिखा था, तो वो प्रोडक्ट मार्क की कैटेगरी में आता है। जैसे आपको डिस्प्ले ये पूरा नाम भी लिखा है, कुछ कुछ यूनिकनेस है इस नाम को लिखने में, तो उस नाम को ही बोलते हैं प्रोडक्ट मार्क्स। सर्विस मार्क्स, ऐसी कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, डिस्प्ले का प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो गया, सैमसंग की प्रोडक्ट हो गया, बट इन्फोसिस जो एडवाइजर ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट नहीं तो डिलीवर करती है, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इन सर्विस बेस्ड कंपनी के जो भी यूनिक नाम होंगे तो उनको बोलेंगे सर्विस मार्क्स। सर्टिफिकेशन मार्क्स, इंडिया में कुछ कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भारत इंडिया स्टैंडर्ड्स, तो BIS हॉलमार्क जो प्रोवाइड करता है गोल्ड के लिए, तो ये सर्टिफिकेशन मार्क होगा। एग्रीकल्चर पर्पसेज में जो मार्क प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको एग मार्क बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करता है। तो ISI मार्क जैसे कि हर प्रोडक्ट में मोस्टली में रहता है अवेलेबल, तो ये सर्टिफिकेशन सब गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, तो इसको सर्टिफिकेशन मार्क्स कहते हैं। टैगलाइन्स और स्लोगन्स, जैसे अब आपको प्रोडक्ट देखा आपने उसके नाम लिखा हुआ LG, LG के नीचे लाइफ स्कूल लिखा हुआ है,
तो भले ही फुल फॉर्म है बट ये इनका स्लोगन के फॉर्म में भी यूज होता है। वैसे कोका कोला देखा उसमें नाम लिखा हुआ है कोका कोला, उसके साथ साथ ओपन हैप्पीनेस, तो ये इनका टैगलाइन या फिर स्लोगन के फॉर्म में यूज हो रहा है और ये सब रजिस्टर हो गए किसी कोका कोला कंपनी के या फिर ये एलायंस को एलजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो गए। साउंड मार्क्स जैसे हम लोग अपना विंडो ऑन करते हैं या मोबाइल फोन ऑन करते हैं, उसमें कुछ एक यूनिक साउंड आती है उस कंपनी से रिलेटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं साउंड मार्क्स। तो ये सबके सब सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये सब कई आप देख सकते हैं टाटा टाटा से सब कुछ ना कुछ यूनिक लोगो होता है, नाम होता है। अब हाउ टू इंडिकेट योर ट्रेडमार्क, आपने कोई प्रोडक्ट देखा तो उस प्रोडक्ट के नाम या फिर लोगो के पास में ऐसा लिखा हुआ है, या तो टीएम लिखा है या फिर आर लिखा हुआ है एक सर्कल के अंदर, तो अगर टीएम लिखा हुआ है उस प्रोडक्ट के लोगो या फिर नाम के पास में, तो उसका मतलब है कि अभी ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ नहीं है, अभी ये अप्लाई किया गया है और अभी तक पेंडिंग स्टेट में है। अगर आर है विद सर्कल तो इसका मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जैसे कि हम लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि पोएम्स हो गए, म्यूजिकल कोई कॉम्पोजिशन हो गया, मूवी प्रोडक्शन हो गया, तो ये सब इन चीज़ों के लिए कॉपीराइट को रजिस्टर कराना होता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्रामेटिक वर्क्स हो गया, कुछ लाइव थिएटर चल रहा है जहाँ पे ड्रामा वगैरह चल रहा है, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कॉपीराइट के अंदर आएगा। साउंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिटरेचर से आर्ट से रिलेटेड हो गया, तो उसको हम लोग कॉपीराइट रजिस्टर करा सकते हैं। कोई पेंटिंग यूनिक पेंटिंग अगर है तो उसको भी हम लोग कॉपीराइट द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं। मूवी का प्रोडक्शन हो गया तो ये सब चीजें कॉपीराइट के अंदर आती है। अब प्रोडक्शन का टर्म कितना होता है, तो इसमें अगर कोई पब्लिश चीज है जैसे कि ड्रामा है उसको पब्लिश कर दिया गया, मतलब कि वीडियो बना करके उसको कहीं पे अपलोड कर दिया गया, तो उस केस में लाइफ ऑफ ऑथर, मतलब ऑथर जो भी है उनकी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक प्लस उनके डेथ के 60 साल तक उनको प्रोटेक्शन रहेगा। ऐसे सबके अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, ये टर्म्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो सब ओवरव्यू में लिखा है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट होता है एसआईसीएटी। तो एसआईसीएटी जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये गार्ड होता है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे सबसे उसमें नंबर वन कैटेगरी का ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हर 3-4 साल में चेंज होती जा रही है। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, फिर 5G, तो इन सब टेक्नोलॉजीज में जो भी रैपिडली चेंज हो रहा है उसके लिए कुछ हार्डवेयर के चेंजेस भी होंगे, हार्डवेयर लगी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, तो उन सर्किट्स के लेआउट को एसआईसीआईटी में रजिस्टर करा सकते हैं। एसआईसीआईटी जो होता है वो भी 10 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है, उसको भी 10 इयर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये ऐसे प्रोडक्ट जिनका कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए इंपॉर्टेंस होता है उसके लिए ग्रांट किया जाता है, और ये किसी इंडिविजुअल को नहीं ग्रांट किया जाता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को इसका राइट होता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय पत्ती अगर है तो उसका जो जीआई टैग है किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं ग्रांट किया गया है, वो उस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सबके लिए वो टैग ग्रांट किया गया है। जीआई is an indication that identifies a product that has a significant specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin। अब उसको आसानी तरह से फायदा क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। जीआई टैग गवर्नमेंट असाइन कर रही है तो गवर्नमेंट ने कुछ देखा होगा कि वहाँ पर क्वालिटी उस चीज़ की अच्छी है या फिर उसका प्रोडक्शन काफ़ी यूनिक है, तो उस केस में जीआई टैग असाइन होता है, तो उससे क्या होगा उस प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने में मदद मिलती है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जीआई टैग देख सकते हैं, दार्जिलिंग टी है, फिर उसके बाद मकराना मार्बल्स के मार्बल्स हो गए, किसी पर्टिकुलर रीजन में मार्बल्स मिलते हैं तो उनको जीआई टैग असाइन किया गया है। नीलगिरी टी है, नीलगिरी हिल्स में ये टी प्रोड्यूस होती है तो उसको नीलगिरी टी का टैग किया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये जीआई टैग आप लोग इसमें देख सकते हैं। कश्मीर का सैफरन,
ये सैफरन, वैसे सैफरन तो अक्रॉस द इंडिया कहीं भी मिल जाता है, पर कश्मीर के सैफरन को ही जीआई टैग दिया गया है क्योंकि यहाँ की कुछ खास बात होती है। इस पर्टिकुलर कश्मीर के रीजन में जो सैफरन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ के सैफरन को जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश तिरुपति लड्डू, लड्डू तो वैसे हमको हर जगह मिल जाएगा, बट आंध्र प्रदेश के भी लड्डू को टैग मिला हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ उसकी खास बात होती है, कुछ खासियत होती है। क्योंकि सारे टाइप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे हमने, पेटेंट देखा, डिजाइन देखा, ट्रेडमार्क देखा, कॉपीराइट देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद जीआई टैग पढ़ा हम लोगों ने, एसएससीएडी पढ़ा। तो अब हमने देखा कि आईपी हर जगह है। तो अभी शुरू में मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया था मोबाइल फोन, जिसमें सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे। तो आप पाएंगे कि आईपी हर जगह है। तो आप कहीं बैठे हुए आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, हर जगह उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो आप एक वैलिडिटी सबका थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पेटेंट का मैंने आपको बताया कि 20 साल के लिए ग्रांट मिलता है, 20 साल के बाद ओपन टू ऑल हो जाता है। डिजाइन जो है वो 10 इयर्स में देखा था, प्लस उसका एक्सटेंशन मिलता है 5 इयर्स के लिए, तो टोटल हो जाता है 15 इयर्स। ट्रेडमार्क्स का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए होता है, इट इज ग्रांटेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कंडीशन क्या है कि हर 10 साल में इसका रिन्यूअल होता है, तो उसको कराना पड़ता है। जीआई इंडेफिनिटली सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, ये भी इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हर हमेशा के लिए ये एक बार टाइम मिल गया तो हमेशा के लिए टाइम रहेगा। कॉपीराइट का हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट था, तो लाइफ टाइम ऑफ मार्केट प्लस 60 इयर्स। अब हम लोगों ने देखा था कि जो जीआई टैग है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, एसआईसीएडी हो गया, ये यूनिक इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, सेट ऑफ पीपल्स को भी मिल सकता है, या फिर किसी कंपनी को भी मिल सकता है। बस जीआई ही है ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता। अब ये ग्रोथ है, टाइम टू टाइम कैसे इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ग्रोथ हो रही है। ये फाइलिंग का डेटा है, जैसे कि पेटेंट फाइलिंग 2017-18 में 47,000 क्रॉस थी, अभी ये बढ़ करके 66,000 हो गई। तो ये फाइलिंग ट्रेडमार्क में 2 लाख के आसपास है, अभी ये 4 लाख के आसपास हो गई है। तो ये ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। स्कूल में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज जो कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसका अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। तो इसी अवेयरनेस की वजह से हमारे देश में फाइलिंग्स भी बढ़े बढ़ती जा रही है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सपोज जैसे आप लोग कॉलेजेस हैं, तो कॉलेजेस में रिसर्च वर्क स्टूडेंट्स भी करते हैं, वहाँ के लेक्चर्स भी करते हैं, प्रोफेसर्स भी करते हैं। अपने कुछ रिसर्च या कुछ नई चीज़ आपको रिजल्ट में मिल गई, तो अगर आप उसको पब्लिश करा देते हैं पहले ही, तो आप उसको बाद में पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर पाए। तो बेस्ट क्या होता है कि आप पहले पेटेंट उसका ले लीजिए, उसके बाद वो पब्लिश कराइए। और आप पेटेंट लेते हैं तो उस प्रोसेस में पब्लिकेशन ऑटोमेटिकली ऑफिस करता ही है, पेटेंट ऑफिस। इसमें होता क्या है कि अगर आपने पहले पब्लिश करा दिया और उसके बाद 1 साल के बाद आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर अगर आपने फाइल किया तो उसको ग्रांट दे सकते हैं, बट आफ्टर 1 ईयर फाइल किया फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो क्या होगा कि ऑफिस के पास आपकी एप्लीकेशन आएगी और ऑफिस क्या करेगा, उसके बेसिस पे जो भी आपने डिस्क्लोज किया है सर्च करेगा डेटा बेसिस पे। तो अगर आपने पहले से ही पब्लिश करा दिया तो वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी जा चुका है, तो ऑफिस को वो एक एज अ साइटेशन मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेस्ट होता है कि आप पहले पेटेंट के लिए फाइल करिए, उसके बाद उसको पब्लिश कराइए अपने जर्नल्स में या फिर जहाँ पे भी आपको पब्लिश कराने की जरूरत नहीं है। राइट्स आर टेरिटोरियल, ये मैं बता चुका हूँ। टेरिटोरियल का मतलब कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सिर्फ विद इन द कंट्री आपको मिलते हैं। तो अगर आप इंडिया में फाइल करते हैं तो आपको सिर्फ इंडिया में ही प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको किसी और देश में अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको वहाँ पर फाइल करना। रजिस्ट्रेशन इज डन बाय सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी इंडिया में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको राइट प्रोवाइड करती है। रिन्यूअल फीस टू बी पेड फॉर सर्व आईपीआरस।
अब जैसे कि पेटेंट में था 20 साल के लिए ये राइट आपको मिल गया, बट वो 20 साल का राइट वैलिड तब है जब आप हर साल उसको रिन्यू कराएं। कुछ ना कुछ रिन्यूअल के फॉर्म्स होते हैं, उसकी फीस होती है, वो ऑफिस को सबमिट करनी पड़ेगी। तो वो ऐसे कर करके हर साल को रिन्यू होता जाएगा, टोटल 20 साल तक के लिए आपको उसकी राइट अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट ऑफ पेटेंट एजेंट इज नॉट कंपल्सरी, एप्लीकेंट कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल हिमसेल्फ। तो उसमें एक नया टर्म आ रहा है पेटेंट एजेंट। तो जैसे कि कोर्ट में क्या होता है, जैसे अगर मेरा केस है कोई, तो मैं खुद अगर अपने केस को कोर्ट में लड़ने जाता हूँ तो मुझे दिक्कतें आएगी, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत वहाँ पर लॉ होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक लॉयर को हायर करूँगा। सिमिलर टू दिस अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में पेटेंट एजेंट होते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट होते हैं। कि सपोज मैं अगर चाहता हूँ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना, तो अब पेटेंट जो है वो लॉ के तहत चलता है, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं और लीगल चीज़ें भी हैं। तो वो टेक्निकल और लीगल चीज़ों को मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक पेटेंट एजेंट हायर करूँगा जिनको इस चीज़ की पूरी समझ होगी लॉ की। तो वो पेटेंट एजेंट मेरे बिहाफ पे पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा, और फाइल करने के बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी, जैसे हियरिंग होती है ऑफिस में, तो वो हियरिंग में पेटेंट एजेंट आएंगे, बट जो ग्रांट का सर्टिफिकेट मिलेगा वो मेरे नाम पर मिलेगा, मतलब कोई एप्लीकेंट। तो ये रोल हो गया रोल ऑफ पेटेंट एजेंट। ऐसे ही ट्रेडमार्क अगर फाइल करें तो उसमें ट्रेडमार्क एजेंट होता है, कॉपीराइट अगर फाइल करें तो उसमें कॉपीराइट एजेंट होता है। हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज आईपीआर में क्या है, तो आईपीआर हर जगह ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हर जगह ही इसके लिए अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। तो गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, प्लस प्राइवेट ऑफिस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पे तो आईपीआर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो भी कंपनीज हैं वो रिसर्च करती ही करती हैं। तो जब रिसर्च करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस बनाएंगी, तो उसको फिर वो पेटेंट देती है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब में आपके पास है, एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट डिजाइन बन सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क एनसीआई, एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट्स। फिर ये गवर्नमेंट में है पेटेंट एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट। ये एक्चुअली गवर्नमेंट में सिर्फ ऊपर रहा है, अदर्स में ये एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं है, बट इनके लिए गवर्नमेंट एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उसके बाद ही ये लोग ऑपरेटिव हो सकते हैं। JRF जूनियर रिसर्च फेलो इन पेटेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स, ये भी गवर्नमेंट भी रन करती है, बट इसमें प्राइवेट एम्प्लॉइज हायर करते हैं। पेटेंट लिटिगेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, हर कंपनी की आईपीआर से। तो ये सेशन था अभी तक, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइम देखे, कौन से राइट्स में क्या होता है, किसका टर्म कितना है, कितने साल की वैलिड है, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों को डाउट हो अभी तक जो लोग सेशन में देखा, तो प्लीज जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। Tavleen, you have any doubt? Yes, sir. सर जी सर, जैसे कि आपने बताया कि पेटेंट हम 20 ईयर्स को ही होता है और फिर वो उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है, बट आपने ये चीज़ भी सर्व करी कि हमें उसको कब रिन्यू करना पड़ता है। तो फिर ये लिमिटेशन जो है, अगर जब हमें 20 साल के अंदर मिल ही चुका है तो मैं उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर तो वो हम 20 साल बाद ही तो रिन्यू कराएंगे। नहीं, 20 साल के बाद तो आपका रिव्यू होगा ही नहीं, वो तो 20 साल मैक्सिमम हो गया। होता क्या है, जैसे 20 साल के लिए आपने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया और आपने पेटेंट ले लिया उसका, अब उस प्रोडक्ट का पेटेंट आपको 20 साल के लिए मिल तो गया, बट आपको जरूरत है सिर्फ 2 या 3 साल के लिए, मतलब होता है ना जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी 2-3 साल में चेंज जाती है, तो 4G के फोन हो गए वो 3-4 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो क्या करेगी कंपनी, वो 4G के लिए जैसे उसको 4 साल की चाहिए तो वो सिर्फ 40 साल रिन्यू कराएगा उस 4G, फिर वो लैप्स होता है। तो इसलिए हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। वो मैक्सिमम 20 साल है आपको, लेकिन रिन्यू हर साल कराना पड़ता है। जिस जिस साल आपको जरूरत है तो उस साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ओके सर। सर वन मोर थिंग, जैसे कि आपने बताया कि हर प्रोडक्ट पे या फिर कोई भी किसी चीज़ का पेटेंट निकलता है, उस पर ट्रेडमार्क या हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसी पे कोई और पर्सन वर्क नहीं कर रहा है या हम उस पर काम नहीं कर रहा है, वो कौन हमें बताएगा? आपको जैसे गूगल पेटेंट्स वगैरह होते हैं जो कि ओपन सोर्स डेटाबेसेस हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हैं,
तो बाकी तो आप अगर एक बार फाइल करेंगे तो ऑफिस सर्च करेगा कि आपने जो भी काम किया है वो आपका नया है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ डेटाबेसेस जो कि सिक्योर है, जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट हाँ गूगल पेटेंट पे आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं जो कि ओपन है। तो आपने कुछ भी कोई एक आइडिया सोचा तो उसको आप गूगल पेटेंट खोलिए, उसमें आप उस आइडिया को टाइप करिए और जिस डेट, उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है कि आप जैसे आज की डेट से चेक कर रहे हैं या फिर पुरानी डेट से। जैसे कि आपने अपनी कोई एक मेडिसिन बनाई तो मेडिसिन हो सकता है कि पहले अवेलेबल हो, तो आप उसको पहले के टाइम में सर्च करेंगे, लेकिन आज के बाद अवेलेबल है कि नहीं है वो आपको देखना होगा। अगर आज के बाद अवेलेबल है तब वो जो भी आपने मेडिसिन बनाई है वो आपकी तो नहीं है, तब कोई क्वालिटी बना सकते। थैंक्स सर। Any other, please raise your hand if you have any other query. So sir, my query is about the patent fee. Suppose as an institute or as an individual, if you want to apply for a patent for some formulation for some product, so what is the fee applied for particular individual, or if we are applying for patent from institute? तो अभी क्या हुआ कि रिसेंट में एक दो साल कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, क्योंकि आईपीआर इम्पॉर्टेंट इतना टॉपिक हो गया है कि इसकी अवेयरनेस भी अच्छी खासी हो गई है लोगों में। तो पहले क्या होता था कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फीस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, उसके बाद से अभी 90% तक फीस गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया ताकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए पेटेंट फाइलिंग। तो अभी के टाइम में जो फीस है इंस्टीट्यूट की वो इंडिविजुअल पर्सन की इतनी फीस होती है जो कि 1600 है पर पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग वो लगती है। तो 1600 आपको पेटेंट फाइल करने के लिए लगेगा। अब पेटेंट की प्रोसीडिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है पेटेंट फाइलिंग, दूसरा होता है पेटेंट एग्जामिनेशन। ये दोनों चीज़ें आपको ऑफिस को बतानी पड़ेगी कि अगर आपने पेटेंट फाइल किया सर 1600 रुपीज़ फीस दे करके और आप इंस्टीट्यूट हैं तो ऑफिस क्या करेगा, उसको पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं होगा जब तक आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नहीं फाइल करते। तो एक तो आपको पेटेंट फाइलिंग करनी होगी, दूसरा रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना होगा। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइलिंग की भी फीस 90% तक गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है, जो कि अभी की डेट में फॉर एन इंस्टीट्यूट इट इज 4000। तो अगर आप टोटल ऐड करें तो ये हो जाता है 5600। तो आप एक पेटेंट की पूरी फीस को देखें तो वो 5600 होता है फॉर एन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जो कि सिमिलर है अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं तो भी आपको 5600 देना पड़ेगा। Sir, one more thing. If we are having some idea, or you can say we are working on some formulation, and our formulation is with us with all the parameters, all the result data, and we want to file that particular patent, then we can connect to Nippon for further help, as you discussed that for filing a patent there मस्ट तो नहीं है कि वहाँ पे एक पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट होना चाहिए जिसको उसकी समझ है वो उस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात ये कि नीपैम जो है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। नीपैम का काम है सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस करना, इसका कुछ फाइलिंग से रिलेशन कोई नहीं है। फाइलिंग करनी है तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है, तो पेटेंट एक्ट ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा पढ़ सकते हैं तो उसमें आपको बेसिक फॉर्म्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने होते हैं। जैसे कि फॉर्म 1 होता है, फॉर्म 2 होता है, फॉर्म 3, फॉर्म 5 और फॉर्म 18। तो ये फॉर्म्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं। अगर आपको नॉलेज है इस फॉर्म्स की और थोड़ा सा आपको पेटेंट के क्लेम्स को ड्राफ्ट करने की नॉलेज है तो आप उसको इंडिविजुअल लेवल पर भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्लेम ड्राफ्टिंग थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि क्लेम ड्राफ्टिंग थोड़ा सा अब जैसे कि पेटेंट जो पूरा ऑफिस है वो इंडियन पेटेंट एक्ट के हिसाब से चलता है, तो उस एक्ट में जो जो चीज़ें गाइडलाइन में मेंशन करी गई हैं कि क्लेम्स किस तरीके के होने चाहिए, उसका क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ के समझ जाते हैं तो बेटर है कि आप खुद से फाइल करिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो उस केस में आप पेटेंट एजेंट को हायर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फर्म्स होती हैं, जैसे आपका कॉलेज हरियाणा में, तो हरियाणा के नज़दीक में दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली में बहुत सारी पेटेंट फर्म्स हैं जहाँ पे वो लोग फाइलिंग देखते हैं। तो या तो आप उनको कॉन्टेक्ट करके
आप एक अब उस केस में एक पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है फॉर्म 26, जिसमें आप एक अपना राइट देंगे कि हाँ मेरे बिहाफ पे आप लोग पेटेंट में प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक तो या तो ये वे है, या फिर अगर आप समझ सकते हैं तो गवर्नमेंट को आप इंडिविजुअल लेवल में भी फाइल कर सकते हैं। सर एक्चुअली हमने एक फॉर्मुलेशन बनाई थी और उसका एक नहीं मतलब 3-4 हमारे पेटेंट प्रोसेस में है, एग्जामिनेशन में। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ दिल्ली बेस्ड कंपनीज हैं, बट दे आर चार्जिंग वेरी मीन्स एक पेटेंट का लगभग 30 to 40,000। और जैसा कि आप फीस बता रहे हैं कि 1600 फीस है पेटेंट अप्लाई करने की, 2500 फीस रहती है अर्ली पब्लिकेशन की और 4000 रहती है एग्जामिनेशन की। मतलब ये कुल मिला के 10,000 से कम है, बट the amount charges by the patent attorney or you can say patent agents are ranges from 40,000 to 50,000। इसमें तो ऑफिस आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, दिस इज टोटली योर डिसीजन कि आप किसको हायर करें पेटेंट फाइल करने के लिए। तो आप खुद से भी कर सकते हैं पेटेंट फाइल, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कुछ शुरू में जैसे आपने पेटेंट फाइल किया, कुछ ऑफिस को लगता है कि हाँ इसमें कुछ ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में ऑफिस ऑब्जेक्शन रेज करेगा, आप उस ऑब्जेक्शन को कंपाइल कर दीजिए, तो वो फिर चलता रहेगा प्रोसेस। जरूरी नहीं है पेटेंट, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं गाइडलाइंस क्या है पेटेंट एक्ट की या रूल्स, तो उसके हिसाब से फाइल करेंगे। मीन्स सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हमें कोई क्वेरी होती है तो वी कैन कनेक्ट विद यू सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू अस। Either connect with Mr. Anand Bhattacharya or that is good option if you want to know anything regarding patent filing. Okay, thank you sir। Okay, welcome. Any other? गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर एक्चुअली जैसे जेल बैग जो होता है हमारा, तो जेल बैग के लिए जैसे स्टेट की परमिशन चाहिए, जैसे स्टेट की परमिशन चाहिए उसके जी, जैसे कश्मीर का मैंने बोला, कश्मीरी चैप्टर, तो उसमें स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। वहाँ पर्टिकुलर रीजन में जो लोग हैं वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके पेटेंट फाइल करते हैं, वो सॉरी सीआर टैग के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसमें परमिशन की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप फ्रीली फाइल कर सकते हैं, कोई सा भी हो, पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क हो, डीआईआर हो, इसमें कहीं भी किसी लेवल पर परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको उसमें से पता चल अगर आपको लगता है कि होगा अच्छा था। हाँ सर जैसे लाइक जेल बैग मिल जाता है, तो बेनिफिट क्या रहता है उस चीज़ का? बेनिफिट ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रमोशन हो जाएगी। जैसे दार्जिलिंग की टी है, तो हम जानते हैं कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब उसकी कुछ क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, तो वो दार्जिलिंग की टी पूरे तौर पर वर्ल्ड दिखती है, अच्छी उसकी मार्केट है। तो क्या होगा, एक तो ब्रांडिंग हो गई, दूसरा प्रमोशन हो गया। तो इस ब्रांडिंग और प्रमोशन की वजह से क्या हुआ, अब दार्जिलिंग से वो टी जनरेट हुई है, तो दार्जिलिंग तक जो रिसोर्सेज हैं, जो फंड्स हैं, वो रिटर्न में पहुँच रहे हैं। तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो एक तरीके से हर जगह विन-विन सिचुएशन है। एक तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई, अच्छा प्रमोशन हो गया, और उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो गया, लोग जानने लगे कि हाँ दार्जिलिंग की कोई ऐसी जगह है। So thank you very much sir for sparing your time with us and providing an valuable insight about IPR, and I hope that today's discussion and insight will inspire all the students as well as the faculty member so that they can explore more and more about the patents for the copyrights, invention, creativity and for the sustainable development. Thank you once again everyone who contributing for arranging this seminar, and the students as well as the speaker. Thank you sir, thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Thank you sir.